हेलो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के इतिहास के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हम देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। तो सबसे पहले यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां आईं, तो कंपनियां किस क्रम में आईं और उन्होंने कंपनी स्थापित कब की, भारत में से यहाँ से गए कब, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो कंपनी स्थापना का क्रम देखें तो सबसे पहले भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे, जो कि 1498 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1600 ईस्वी में, फिर डच 1602 ईस्वी में, फिर डेन 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। फिर जो है भारत आगमन के क्रम को देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में, फिर डच आए और फिर ब्रिटिश आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए। लेकिन जाने की बात करें तो देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले तो आए थे भारत, लेकिन गए सबसे लास्ट में। सबसे पहले यहाँ से जाने वाले डेन थे, फिर डच थे, फिर ब्रिटिशर्स थे, फिर फ्रांसीसी और पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे लास्ट में जाते हैं 1961 ईस्वी में। पुर्तगाली, अब एक एक करके इन सभी के बारे में देखते हैं। पुर्तगाली जो पुर्तगाली थी, पुर्तगाली की व्यापारिक कंपनी का जो वास्तविक नाम था एस्तादो द इंडिया। प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, जिसने जल मार्ग से भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीक से हुई। और वास्को डी गामा 3 माह की यात्रा की और उसके बाद जो अब्दुल मनीक थे, उन्हीं के पथ प्रदर्शन में 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में कालीकट केरल बंदरगाह पर पहुँचे। कालीकट बंदरगाह पर मौजूद अरब व्यापारियों ने विरोध किया, क्योंकि जो पहले से वहाँ पर मौजूद थे अरब व्यापारी, उन्होंने विरोध किया। लेकिन वहाँ के शासक जमोरिन थे, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगालियों का द्वितीय व्यापारिक मंडल 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में भारत आया। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम 1503 में कोचीन में अपना पहला मुख्यालय बनाया, या फैक्ट्री जिसको कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि पुर्तगालियों में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी। सबकी फैक्ट्रियाँ, चाहे पुर्तगाली हों, ब्रिटिशर्स हों, फ्रेंच हों, उनकी कंपनियाँ पूछी जाती है कि इन्होंने फैक्ट्री कब स्थापित की थी और कहाँ, पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी जो फैक्ट्री थी वो कोचीन में स्थापित की थी, 1503 में स्थापित की थी। और भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा था। पुर्तगाल से आने वाला गवर्नर, जो पहला गवर्नर था, वो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा था। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न यह आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने अपनाई, तो वही फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि जिसे शांत जल की नीति कहा जाता है, अपनाई थी। भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। सबसे पहले फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा आया और उसके बाद दूसरे नंबर पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। जो पहले है आया तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, पहले पुर्तगाली गवर्नर में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा आया, लेकिन जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खान से गोवा को जीत लिया। पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पे बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खान थे, उनसे गोवा जीता कब, 1510 में, और राजधानी बनाया 1530 में। पुर्तगाली भारत से मुख्यतः मसालों का व्यापार करते थे, उनको क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा होता था, तो मसालों का व्यापार ये करते थे। पुर्तगाली खुद को समुद्र के स्वामी कहते थे। उन्हें लगता था कि वो समुद्र पे पूरा हक उन्हीं का है, वो समुद्र के स्वामी हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है पुर्तगालियों ने ही की थी। और आलू, मूंगफली, लीची, पपीता, इन सब की खेती की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने की थी। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। तो ये प्रश्न आता है कि तंबाकू की खेती की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, तो पुर्तगालियों ने की थी। अब आते हैं डच। पुर्तगालियों के बाद डच आए भारत में व्यापार करने। डच का आशय वर्तमान समय के नीदरलैंड अथवा हॉलैंड से है।
डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक कंपनी का नाम बेरिंगदे ओस्ट इंडेस कंपनी था। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। डचों ने 1610 ईस्वी में पुलिकट आंध्र प्रदेश को अपना मुख्यालय बनाया। इन्होंने अपना मुख्यालय पुलिकट आंध्र प्रदेश को बनाया। डचों ने बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री 1627 में पिपली में स्थापित की। बंगाल की पहली फैक्ट्री 1627 में पिपली में स्थापित की थी। डच भारत से मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। जो पुर्तगाली थे वो मसालों का व्यापार करते थे, और ये जब डच आए थे वो मुख्यतः उनका मुख्य रूप से जो व्यापार का उद्देश्य था वो सूती वस्त्र का व्यापार था। उसके बाद आगे चलते हैं। डचों द्वारा भारत में पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का चलाया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के किसने चलाया, या पुर्तगालियों ने कौन सा सिक्का चलाया। तो पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का चलाया। 1759 में डचों तथा अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया। अंग्रेज जो है डचों को हरा देते हैं बेदरा के युद्ध में, और फिर डच जो है यहाँ से चले जाते हैं। फिर जो है ब्रिटिश का देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी, जो एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। इस कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम तथा भारत पर मुगल बादशाह अकबर महान का शासन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली कंपनी 1608 में सूरत में स्थापित की थी। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की, तो 1608 में सूरत में स्थापित की थी, और उस समय भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। एक्चुअली क्या था कि जो उस समय जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने एक चार्टर दिया था, जिसपे भारत से व्यापार करने की अनुमति मिली उन्हें। तो भारत से आए व्यापार करने, तो उन्होंने जब आए उस सूरत में, तो अपनी कंपनी जब 1608 में स्थापित की, तो उस समय जो है भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों हेतु भारत तथा अन्य पूर्वी एशिया देशों के व्यापार के लिए व्यापारिक एकाधिकार पत्र दिया, जिससे 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने शाश्वत बना दिया था। यानी कि हम पहले तो मिला तो था, केवल महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने केवल 15 वर्ष के लिए इन्हें चार्टर दिया था कि आप लोग ये 15 वर्ष तक व्यापार करिए, लेकिन और जो है ये अधिकार पत्र मिला था, लेकिन जो जेम्स प्रथम थे, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम थे, इन्होंने 1609 में शाश्वत यानी कि हमेशा के लिए बना दिया कि आप लोग हमेशा के लिए व्यापार कर सकते हैं और व्यापार एकाधिकार रहेगा। लेकिन फिर ब्रिटिश संसद द्वारा एक चार्टर एक्ट पारित किया गया 1813 में, और इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि केवल व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या था कि केवल और केवल अंग्रेज ही व्यापार कर सकते थे। जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी आई थी, वही व्यापार कर सकती थी। लेकिन जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब अन्य लोग भी व्यापार कर सकते थे, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ दिया गया। एक तो चीन के साथ व्यापार छोड़ दिया गया, और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार छोड़ दिया गया। लेकिन फिर 1833 के चार्टर एक्ट से पुनः जो है यह एकाधिकार भी, जो चीन और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार था, इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दूसरी फैक्ट्री तथा दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। कि दक्षिण भारत की तो पहली कंपनी थी, लेकिन भारत में ब्रिटिशर्स की पहली कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री तथा दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं, सिर्फ व्यापार। कहने का मतलब ये कि पहले वो भारत में शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन बाद में भारत की परिस्थितियाँ उन्हें ऐसी दिखी कि उन्हें लगा कि भारत पर शासन भी किया जा सकता है, तो उन्होंने शासन भी स्थापित कर लिया। आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी ने 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला खान से गोल्डन फरमान, यानी जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है, प्राप्त किया। 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्तमान तमिलनाडु राज्य के मद्रास में एक किलाबंद नगर स्थापित किया और उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री ब्रिजमैन के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री ब्रिजमैन के नेतृत्व में 1651 में हुगली में स्थापित की। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई द्वीप दहेज में दे दिया गया। तो पहले के लोग बम्बई भी दहेज में देते थे। अभी तो ये आगे चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में बम्बई द्वीप को, यानी कि देखिए यहाँ पे ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, और कैथरीन के विवाह में मुंबई चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिल गई। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 1668 में बम्बई जो द्वीप है उसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जॉब चार्नोक ने बंगाल के शासक अजीमुशान से 1698 ईस्वी में 1200 रुपये में गोविंदपुर, कलिकाता तथा सूतानाती नामक 3 गांव खरीदे, जिसे मिलाकर एक किलाबंद नगर की स्थापना की और उसका नाम रखा फोर्ट विलियम। 1700 में फोर्ट विलियम को प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर थे। मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया, जिसके तहत 3000 रुपये के वार्षिक शुल्क के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा बंगाल राज्य के भीतर कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले के बैंकोबार नामक स्थान पर स्थापित की। इन्होंने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में बंगाल राज्य के सीरमपुर नामक स्थान पर स्थापित की। डेन की पहली फैक्ट्री तंजौर बैंकोबार, और जो दूसरी फैक्ट्री थी वो 1676 ईस्वी में बंगाल के सीरमपुर नामक स्थान पर। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1745 में अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी। अब फ्रांस की व्यापारिक कंपनी का था कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटल्स। इस कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट लुई 14वां तथा वित्त मंत्री कोलबर्ट था। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में सूरत में स्थापित किए। फ्रांसीसियों ने भारत में दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में और दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। फ्रांसीसियों ने बंगाल में की अपनी पहली फैक्ट्री 1690 से 92 के दौरान चंद्रनगर में स्थापित की। बंगाल की पहली फैक्ट्री 1690 से 92 के दौरान चंद्रनगर में। फ्रांसीसियों ने 1701 में पांडिचेरी को अपनी राजधानी बनाया तथा वहाँ फोर्ट लुई का निर्माण कराया। 1760 में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ फ्रांसीसी और अंग्रेजों में, जिनमें जो सर आयर कूट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित करके फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया। यानी कि जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे वो सर आयर कूट थे और जो फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहे थे वो काउंट लाली थे। अंग्रेजों की विजय होती है इसमें, और जो फ्रांसीसी जो फैक्ट्री बनाए रहते हैं उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। 1763 ईस्वी में ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच पेरिस की संधि हुई, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में स्थित फ्रांसीसी फैक्ट्रीज अंग्रेजों को वापस कर दिया। फिर पेरिस की संधि होती है और उसके तहत जो है फ्रांसीसी जो फैक्ट्रियाँ अंग्रेज अधिकार किए रहते हैं फ्रांसीसियों को वापस कर दिए जाते हैं। अब बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण।
अब जो है धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि एक एक जगह पे भारत पे नियंत्रण करेंगे। तो सबसे पहले बंगाल पर नियंत्रण करते हैं। मुर्शिद कुली खां ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने, जो कि 1740 से 56 तक थे, ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि यदि इन्हें पाला जाए तो शहद देंगी, यदि छेड़ा गया तो काट काट कर मार डालेंगे। तो ये पूछा जाता है कि ये मधुमक्खियों वाली बात किसने कही, तो अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना करते हुए कहा था, जो कि बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां। अब सिराजुद्दौला 1756 से 1757। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नवाब सिराजुद्दौला ने 5 दिन की लड़ाई के बाद 20 जून 1726 को अंग्रेजों को पराजित करके उनके नियंत्रण वाले कलकत्ता नगर पर अधिकार कर लिया। कुल 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए। उनमें से एक जो अंग्रेज है हालवेल लिखते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 की रात में 146 बंदी अंग्रेजों को 18 फुट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में कैद कर लिया और अगली सुबह मात्र 23 जिंदा बचे। ऐसा जो है हॉलवेल लिखते हैं, और अगली सुबह मात्र 23 ही जिंदा बचे थे। मतलब 146 अंग्रेजों को कैद किया और 23 लोग केवल जिंदा बचे थे। और इतिहास में इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी कि काल कोठरी की घटना कहा जाता है। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव तथा वाटसन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना बंगाल आई, जिसने रिश्वत देकर मानिकचंद को रिश्वत देकर कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की सेना पराजित हुई थी। सिराजुद्दौला पराजित हो गया और इसके बाद ये लगभग ये चीज़ें तय होने लगी कि अब जो है भारत पर कौन राज्य करेगा। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया बंगाल पर। और प्लासी जो है भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद मिर्जाफर, सिराजुद्दौला के बाद मिर्जाफर 1757-1760। 30 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव मिर्जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त करता है। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बंगाल का पहला नवाब जो है मिर्जाफर था, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसे लोग चाहिए थे जो कि एक कठपुतली की तरह कार्य कर। तो उन्होंने मिर्जाफर को बैठाया और उन्होंने कहा कि जैसे अंग्रेज कहेंगे वैसे ये करेंगे। तो मिर्जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। मिर्जाफर ने 1760 को में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में नवाब का पद त्याग कर दिया। अब मीर कासिम 1760 से 1763। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। ये जो है ना मीर कासिम जो है वो मीर जाफर की तरह नहीं था, ये थोड़ा सा स्वतंत्र विचार वाला था। तो इसको पता था कि जो अंग्रेज हैं ये सबके साथ क्या करते हैं, तो मेरे साथ भी वही होगा। तो इन्होंने उसके हस्तक्षेप ना करें अंग्रेज, इसके लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी और मुंगेर में जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का निर्माण का कारखाना स्थापित किया, जिससे कि अंग्रेजों से लड़ाई करना थोड़ा आसान हो जाए। मीर कासिम ने बंगाल राज्य के भीतर लगने वाले समस्त प्रकार के जो व्यापारिक कर थे वो समाप्त कर दिए और इसी से अंग्रेज नाराज हो गए और मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया और फिर से जो है अपने कठपुतली नवाब मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। तो फिर से जो मीर जाफर है वो 1763 से 1765 तक गद्दी पर रहता है। मीर जाफर, इसके शासनकाल की सबसे बड़ी घटना जो है बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 नवाब हैं, जो बंगाल के नवाब हैं और अवध के नवाब हैं और मुगल बादशाह, ये तीनों एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो जो है इनको पराजित कर देता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप
बंगाल राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अब जो बक्सर के युद्ध के बाद जो है पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हो गया। मिर्जाफर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बंगाल के नाम नजमुद्दौला तथा अवध के नाम सजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए इलाहाबाद की संधि के अनुसार। इसी प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल राज्य के भीतर द्वैध शासन की स्थापना की। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तथा अवध राज्य के भीतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। ये सारी चीज़ें जो है इलाहाबाद की संधि के अनुसार हुई थी। अब ब्रिटिश शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसमें कुछ प्रणालियाँ इन्होंने भू राजस्व प्रणालियाँ लाए थे तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज़ें देखते हैं। भू राजस्व प्रणाली में 3 तरह की प्रणालियाँ थी। तो पहली प्रणाली उसमें से स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी या सूर्यास्त सिद्धांत भी कहते हैं। इस भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसने लाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। यह प्रणाली मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक तथा यूपी के वाराणसी क्षेत्र में लागू थी। इस प्रणाली के तहत भूमि का जो स्वामी है वो जमींदार होता था। अब अगला है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, इसमें रैयत का मतलब किसान होता था। इस प्रणाली का जन्मदाता कैप्टन रीड था, जिसने सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के बारामहल जिले में लागू किया। 1820 में कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो के प्रयासों से इस व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत भूमि का स्वामी किसान होता था। इसके पहले जो था, ये जो स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जमींदार होता था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का जो स्वामी है वो किसान होता था। अब जो है महालवाड़ी बंदोबस्त में महाल का अर्थ जो है गांव होता है। इस व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे। महालवाड़ी के जन्मदाता मैकेंजी थे। इस व्यवस्था की शुरुआत जो है 1822 में मुख्यतः पंजाब क्षेत्र तथा अवध प्रांत में की गई थी। अब परिवहन तथा संचार प्रणाली देखते हैं। प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1852 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में कलकत्ता तथा आगरा के बीच बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में बम्बई से थाणे के बीच जो है बिछाई गई। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य था भारत के कोने कोने से एकत्र कच्चे माल को कम समय में बंदरगाहों तक पहुँचाना। भारत में डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई, यानी कि रेलवे लाइन भी लॉर्ड डलहौजी के काल में और डाक टिकट भी लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुई। धन बहिर्गमन सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में धन का बहिर्गमन सिद्धांत प्रतिपादित किया। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा प्रस्तुत किया और इन्होंने जो कुछ पुस्तकें भी लिखी, जिसमें 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। एक तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया और दूसरी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें से जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और ये जो है